हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो से डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसका हम 14 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच। आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, यानी कि 14 चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर आज हमारा रहने वाला है। आज हमारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सरकारी कमीशन रिफॉर्म के बारे में और कुछ कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट कमीशन है जो कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को एनालाइज करके रिपोर्ट पेश किया गया था। फिर आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर 14 में डिस्कस किया था। एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो हमारा एम लक्ष्मीकांत है उसका जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें चैप्टर 1 से लेके 11 चैप्टर है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और इस 11 चैप्टर का आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट एंड सेकेंड बुक है वो दोनों कंप्लीट की जा चुकी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है, उसमें हमने एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया है। कल हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1998, 1999 और 1997 के ये 3 साल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट संडे में हमने 1995 और 1996 के क्वेश्चंस को क्या किया था, तो डिस्कस कर लिया था। जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद हम 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे किसका, एम लक्ष्मीकांत का। और चैप्टर 12 और 13 भी कंप्लीट की जा चुकी है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि आज हमारा लास्ट डिस्कशन रहेगा चैप्टर 14 का। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये कहा था कि आर्टिकल 226 के बीच जो आर्टिकल 200 मतलब 263 के अंदर जो आता है, उसमें इस इंटर स्टेट काउंसिल को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ये किसने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दिया गया था। दूसरा क्या कहा गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पब्लिक लाइफ एंड नॉन पार्टीसन एटीट्यूड एज अ गवर्नर, यानी कि जो सार्वजनिक जीवन के में लंबे अनुभव वाले और गैर पक्षपाती दृष्टिकोण रखने वाले गवर्नर को राज्य में नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि जो डेलीगेटेड मैक्सिमम पावर टू द स्टेट, यानी कि जो सबसे ज्यादा पावर है वो किसके हाथ में दे दी जानी चाहिए, राज्य के हाथ में देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसफर है, जैसे कि आप बात समझिए कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो किसके हाथ में ट्रांसफर कर देना चाहिए, स्टेट के हाथ में ट्रांसफर कर देना चाहिए, जो कि अगर जो स्टेट को डिपेंडेंसी बनाता है किस पे, राज्य के ऊपर। फिर कहा गया था कि डेवलपमेंट ऑफ सेंटर डिप्लॉयड ऑफ सेंटर आर्म फोर्स इन द स्टेट, यानी कि मतलब राज्य के अंदर जो केंद्र के द्वारा आर्म फोर्स डिप्लॉय किया जाता है वो तभी डिप्लॉय किया जाए जब राज्य के द्वारा सेंटर से रिक्वेस्ट करे। तो ये सारा रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दिया जा रहा था, तो ये सारी दी जा रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशंस के अंदर, जो कि 1966 में स्थापित, यानी कि जो 1966 में जो कमीशंस बनाई गई थी। फिर उसी में अगर हम बात करते हैं, राज राजमन्नर कमेटी अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और उसने उनके द्वारा भी क्या है, वेरियस रिकमेंडेशंस दिया गया था किसके, तो पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के रिगार्डिंग में। तो जो हमारा राजमन्नर कमेटी था उसने भी कहा था कि स्टेट को इनर स्टेट काउंसिल को क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी कि इनर स्टेट काउंसिल को क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको हटा करके एक स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि एक एक्ट बना करके एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को सेंट्रल के द्वारा लाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, फाइनेंस कमीशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि भाई फाइनेंस कमीशन को और ज्यादा स्ट्रांग किया जाना चाहिए।
फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जो ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस और यानी कि एंड आईएफएस आते हैं, तो इनको कहा था कि इनको बैन कर देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके तहत कहीं ना कहीं जो इस सेंटर है वो क्या करता है, अपना दबदबा स्टेट के अंदर में रखता है। क्योंकि यदि कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देकर के कोई अगर एक एसडीएम ऑफिसर बनता है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, ये काम तो सेंट्रल के अंदर करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट किसको करेगा, आईएएस को, जो कि सेंट्रल के द्वारा डिप्लॉयड किया जाता है। तो राजमन्नर कमेटी के द्वारा कहा गया था कि जो भी ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज है उसको फिर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। हालांकि ये सारी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो सेंट्रल के द्वारा नहीं माना गया था, लेकिन ये सारी एडवाइस यानी कि ये सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पंजाब के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से और पश्चिम बंगाल में एक ज्ञानपन के माध्यम से इन विशेषताओं को दूर करने के लिए इस तरह की सिफारिश की गई थी। उसके बाद 1993 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सरकारी कमीशन एंड पुच्ची कमीशन 2007 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में पेश की थी, और इसने पुच्ची कमीशन ने काफी ज्यादा डीपली एनालाइज किया था स्टेट और यानी कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रोक्स 1000 पेजेस से ज्यादा में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था। अगर हम सरकारी कमीशंस की रिकमेंडेशंस की बात करें, तो इसने जो भी अपनी जो रिकमेंडेशंस दी थी वो सेंटर के फेवर में ज्यादा दिया था, इस जिसके वजह से सेंट्रल ने इनके रिकमेंडेशंस को मान लिया था। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया था कि स्टेट के अंदर एक इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित करनी चाहिए, जो कि सेटअप किया गया था, यानी कि एक परमानेंट इंटरनल स्टेट काउंसिल। फिर आर्टिकल 356 के बारे में कहा था कि जो आर्टिकल 356 है उसका जो यूज है वो क्या कर देना चाहिए, सेपरेटली कर देना चाहिए, यानी कि समझ से उपयोग किए जाने चाहिए थे। फिर इन्होंने क्या कहा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज थे उसको, इस इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा क्या थी, तो मजबूती प्रदान की गई थी। फिर जो रेसिड्यूरी पावर है, यानी कि अपशिष्ट शक्तियां हैं, वो संसद के पास ही रहनी चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दी जा रही है, तो सरकारी कमीशंस के द्वारा ये सारी कमीशन दी जा रही है, जिसकी वजह से सेंट्रल ने इसको इस रिकमेंडेशंस को मान लिया। फिर इनके द्वारा कहा गया था कि जो रीजन शुड बी communicated to the state when the state bill are voted by the president, यानी कि राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा वीटो किए जाने पर राज्य के कारण बताए जाने चाहिए थे। फिर इनके द्वारा कहा गया कि सेंटर शुड हैव अ पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स, यानी कि स्टेट के अंदर सेंट्रल के पास ही पावर रहेगा कि वो अपने आर्म फोर्स को क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके, बिना कंसिस्ट ऑफ स्टेट, यानी कि बिना राज्य से पूछे हुए। फिर इसमें यह भी कहा गया था कि हालांकि यह क्या है, एक डिजरेबल है, यानी कि डिजायरेबल है, दैट द स्टेट शुड बी अ कंसल्ट, यानी कि राज्य की परामर्श लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। फिर इसमें कहा गया कि प्रोसीड्यूर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट टू द स्टेट गवर्नर शुड बी द प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यानी कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री के परामर्श की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की जानी चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दी गई थी, तो सरकारी कमीशन के द्वारा ये सारी दी गई थी, जो कि 1983 में सेटअप किया गया था इस कमीशन को। फिर इसमें कहा गया था कि गवर्नर शुड बी अलाउड टू कंप्लीट देयर द टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि गवर्नर को अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करने की जो है क्या है उनको अलाउ किया जाना चाहिए, ताकि वो जो गवर्नर है स्टेट के अंदर वो अपने पूरे 5 साल क्या कर सके, पूरा कर सके। फिर बात करते हैं कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी एक्टिव्ड, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो आयुक्त सक्रिय है वो आयुक्त को क्या कर देना चाहिए, एक्टिव कर देना चाहिए। तो ये सारे सेंटर के फेवर में थे, इसीलिए सेंट्रल ने सरकारी कमीशंस के रिकमेंडेशंस को क्या कर रखा था, तो मान लिया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में,
जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था इसके द्वारा, और जो हमारा राजमन्नर कमेटी था, इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो गवर्नर के पास जो ये पावर है कि वो स्टेट को रिपोर्ट, यानी कि सेंटर को रिपोर्ट करता है कि स्टेट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल क्या करता है, इमरजेंसी लगाता है, यानी कि सरकार को हटा देता है। तो ये पावर गवर्नर के पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसको भी खत्म करनी चाहिए। फिर इनके द्वारा क्या कहा गया था कि भाई प्लानिंग कमीशन को भी क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और फाइनेंस कमीशन को क्या कर देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। तो ऐसी रिकमेंडेशंस दी गई थी। और जो हमारे राजमन्नर कमेटी है उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो इमरजेंसी है उसको भी क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। फिर इनके द्वारा ये भी रिकमेंडेशंस दिया गया था कि जो इस मतलब जो यूनियन लिस्ट में आते हो और कंकरेंट लिस्ट में आते हो, इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसपे राज्य सरकार क्या करे, कानून बनाए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दिया गया था, राजमन्नर कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिसको राज्य केंद्र के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया था। फिर इन्हीं के द्वारा क्या था, ऑल इंडिया सर्विसेज को बैन करने की बात कही गई थी। और जबकि अगर हम सरकारी कमीशंस की बात करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट में क्या कर रहे हैं, तो कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल है वो क्या हो रहा है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इसीलिए सेंट्रल ने इनके रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर लिया था। फिर 2007 में क्या था, पुच्ची कमीशंस, यानी कि जो हमारा पुच्ची कमीशन है उसको स्थापित किया गया था, जिसने डीपली एनालाइज करके 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रोक्स 1000 पेजेस से ज्यादा में पेश किया था। इनके द्वारा कहा गया था कि जो गवर्नर है उसको उसी प्रोसेस से हटाना चाहिए जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाते हैं, उसी तरीके से उसी प्रोसेस से क्या है, गवर्नर को हटाना चाहिए। और गवर्नर की टेन्योर फिक्स कर देनी चाहिए 5 साल के लिए। फिर उनके द्वारा कहा गया था कि राज्य को सौंपे गए मामले में संसद वर्चस्व का जो दबदबा करने में क्या है, संघ को बेहद समावती होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, रेस्ट्रिगेटेड इन असिस्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी इन द मैटर ऑफ द स्टेट। फिर वहीं पे ये कहा गया था कि इनमें से कुछ शर्तें निर्धारित की जिन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति करते समय में उन्होंने ध्यान रखा, यानी कि उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी गई थी गवर्नर को स्टेट के अंदर अपॉइंटमेंट करने से। जैसे कि पहला जो इन्होंने कहा था कि भाई जो गवर्नर होगा वो क्या होगा, उसके जीवन में वो अपने जीवन में किसी, यानी कि किसी ना किसी क्षेत्र में क्या हो, प्रतिष्ठा होना चाहिए। फिर उनके द्वारा कहा गया, दूसरा क्या कंडीशन रखी गई, वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। फिर उनके द्वारा कहा गया उन्हें एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और स्थानीय राजनीति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। फिर चौथी जो शर्त रखी थी, यानी कि चौथी जो कंडीशंस रखी थी, उन्होंने ये रखी थी कि उनके यानी कि हाल ही के दिनों में जो गवर्नर है उसने राजनीति ज्वाइन ना की हो। तो इन 4 कंडीशंस के बेस पे क्या कहा था कि भाई इन 4 कंडीशंस के बेस पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया था, उसके बाद कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए जो उनकी जो 5 ईयर टेन्योर है उसको फिक्स कर देना चाहिए कि वो अपने 5 साल पूरा करे, उस पर सेंटर इंटरफेयर ना करे। उसके बाद कहा गया था कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए 2/3 जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया किस पे होनी चाहिए, राज्यपाल यानी कि गवर्नर पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, वही प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाना चाहिए, स्टेट के गवर्नर के लिए किया जाना चाहिए। फिर कहा गया, गवर्नर शुड इंसिस्ट ऑन चीफ मिनिस्टर प्रूविंग हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस फॉर विच शुड द प्रिस्क्राइब एट अ टाइम लिमिट। यानी कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री पर संसद यानी कि सदन में बहुमत साबित करने के लिए जोर देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति शासन के संबंध के मामले में निर्णय करते समय यानी कि बम्बई मामले के दिशा निर्देशों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस किसके द्वारा दी जा रही थी, तो पुच्ची कमीशंस में ये सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी। फिर उनके द्वारा कहा गया कि जो
इंटर स्टेट काउंसिल है वो उसको और भी ज्यादा मोर यूजफुल बनाना चाहिए, यानी कि केंद्र राज्य संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अंतर राज्य परिषद का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा पुच्ची कमीशन। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने तीनों कमीशंस डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपना एक बार डाउट क्लियर कर लेंगे, तब हम अपना 15 चैप्टर डिस्कस करेंगे।